करंट अफेयर्स कर लो, ठीक है। मॉड्यूल हम बना दिए हैं बिहार के लिए। बिहार जो हिस्ट्री है, बिहार ज्योग्राफी है और बिहार पॉलिटी है, बिहार इकोनॉमी है। 4 मॉड्यूल बने हुए हैं, साथ में मिसलेनियस। मोस्ट हार्डली 4 क्लासेस होंगे तुम्हारे लिए, यानी कि इधर तुमको 18 अगस्त के बाद वाले वीक में 2 या 3 क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें बिहार के टोटल स्पेसिफिक जो भी होंगे, जिन इशूज से तुम परेशान थे कि ये कहाँ से होगा, वो सारे उस क्लास में एक मॉड्यूल के थ्रू करा दिया जाएगा। क्लास कोई करने आए चाहे ना आए, ऑनलाइन के भरोसे नहीं आना, आके फिजिकल अटेंडेंस देके उस पर क्रॉस क्वेश्चन करके सारी चीज़ों को समझ लो, क्योंकि वेटेज है इसका। बिहार का वेटेज है, मजाक हो जाएगा फिर तुम्हारे पास। 13 सितंबर 1 सितंबर से 13 सितंबर रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स जोन में जाने के लिए परफेक्ट टाइम है। एक चीज़ और, जो सेट है, चाहे कोई तुम्हारा फ्रेंड आए चाहे ना आए, तुम 20 के बाद 15 अगस्त के बाद वाले वीक में डेली आके एक सेट लगा कर चुपचाप चले जाओ। एग्जाम वाले इन्वायरमेंट पे यहाँ कॉर्नर में बैठो, कोई हो चाहे ना हो, सेट लो। नंबर कितना भी आए, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं रखना है, अपना बनाओ, अवेयर हो जाओ क्वेश्चन से, चुपचाप 2 घंटा 3 घंटा देके चले जाओ। वो रूम पे करो वो काम, चाहे यहाँ करो। यहाँ तुमको सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ वही क्वेश्चन मिलेगा जो बनाया गया, और बनाया कौन सा क्वेश्चन जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तुम जहाँ तहाँ से खोजोगे वो मार्केबल नहीं होगा। इसलिए जो 9 सेट या 8 सेट जो भी बचा है, उसको कंप्लीट करके 1 सितंबर के पहले, याद रखो 1 सितंबर के पहले तक सेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद तुमको सेट अपने घर पे लगाना है, और वो भी फुल फ्लेज सेट नहीं लगाना है, क्योंकि उस समय उस कंडीशन में क्या होगा ना कि तुम हैम्पर होने लगोगे, डिजॉन होने लगोगे। सेट नहीं लगाना, कम से कम 1 वीक पहले तो सेट नहीं लगाना। 1 वीक पहले तुम कॉम्प्रिहेंसिव कंसर्न को, जो भी पढ़े हुए हो, उसको रिवाइज करोगे। कोई भी चीज़ उठा के, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोडक्टिव हैं जो छोटे छोटे ब्लॉग में पढ़े हुए हैं। सर्वे देखना है देख लो, लोड नहीं लेना। अब मटेरियल पे, कंटेंट पे लोड नहीं लेना है। तुमको पता होता है ना, लास्ट 10 डेज में जो आदमी बुलेट देखता है ना, जो छोटे छोटे मॉड्यूल देखता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट तो है ही, आपने साल भर पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, उससे मतलब नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे देख लिए, पता चला उससे 2 क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमिक सर्वे देख लिए, उससे 2 क्वेश्चन आ गया। तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे निकलते हैं। फिर से फैमिली हेल्थ सर्वे रिसेंट रहा, वो देख लिए। कास्ट सेंसस है, यूट्यूब पे डाले, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कास्ट सेंसस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ गया, गैदर कर लिए उसको। कॉपी पे नहीं रखना है, मोबाइल में ही देख लो उसको, वहीं से एग्जाम में वो क्लिक कर जाएगा। अब मोटे तौर पे जो चीज़ें होंगी, हाँ, बिहार हिस्ट्री या जो भी क्लासेस हम लेंगे, उसमें हमको जितना खींचना होगा हम खींच लेंगे, जितना उसको डिकोड करना होगा वहीं से रिलेट कर देंगे हम सेंट्रल हिस्ट्री को, जितना हो सकता है उसको कॉन्शसली कर लेना। ये करंट अफेयर्स तुम कहीं से पढ़ोगे, यहाँ तुमको कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएगा इस मॉड्यूल में। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर 1 लाइनर एक बुक रखे हो या नहीं लिए हो तो अब ले लो, समय आ गया। अब वेट नहीं करो कि 10 दिन बाद लेंगे। अभी रिसेंट कब का आया हुआ है, तो अगस्त तक आने में कितना समय है, यानी कि जिसमें जुलाई कवर कर ले, आ गया है BCW का। तो क्या वो कहाँ से कहाँ तक का कवर, कहाँ से कहाँ तक का कवर कर रहा है? तो जुलाई तक का अगर कवर कर रहा है तो वो भी लेके देख सकते हो। तो काम करना, अगस्त को तुम जागरण जोश से कवर कर लो, ये लिख लो जागरण.com करेंट अफेयर के लिए, वहाँ से तुम डे बाय डे कवर कर लो। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। इस कंसर्न में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इशू स्टर्न वार्निंग टू द ECI टू प्रिवेंट रॉन्गफुल एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स ड्यूरिंग द SIR प्रोसेस। अभी देखा ना आपने कितना प्रॉब्लम हुआ इस रिवीजन को लेके। बहुत सी ऐसी चीज़ें डिमांड की गई कि 87 के पहले का अकाउंट हो, ये वो। तो सारी चीज़ें अब लिबरल फॉर्म में वैसे आ चुकी हैं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद से लिबरल एक्शन में आना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें, आधार को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, अब आधार को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इशू थे, बर्निंग इशू थे। एम्प्लॉयमेंट स्किल लिंक डेवलपमेंट के लिए अडानी एंड अदर हेवी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड टू जनरेट 10,000 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स अक्रॉस लॉजिस्टिक, एनर्जी, सीमेंट, स्मार्ट मीटर, मैन्युफैक्चरेट एंड ग्रीन सेक्टर्स। ये वो स्टेटमेंट में रख के पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ स्टेटिक कुछ नहीं है। स्टेटमेंट में रख के पूछ सकता है किसका इनिशिएटिव है, ठीक है, अडानी का। ये किस किस सेक्टर में जॉब दे रहा है,
लॉजिस्टिक, एनर्जी, सीमेंट, स्मार्ट मीटर, मैन्युफैक्चरर एंड ग्रीन सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंक्लूड एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट, एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल 36 लाख लीटर कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट है ये डेटा। अच्छा जूम कर दें, हो गया, ठीक है। एमएसएमई ऑस्टिंग, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बेस्ट स्मॉल इंडस्ट्री, लैंड बैंक एंड प्लग एंड प्ले सीड्स फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल सेटअप द वीकेंड, मैंने इस वीक का न्यूज़ है ये। की इन्वेस्टमेंट समिट हाईलाइट्स एट द बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 हेल्ड इन दिसंबर बट प्लानिंग एंड प्रपोजल फ्रॉम अक्टूबर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग worth approximately rupees 1.81 lakh crore were signed across sector like renewable energy, manufacturing, food processing, IT and infrastructure। कह रहा है कि इस समिट में इन सेक्टर्स पे साइन किया गया MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन से सेक्टर्स थे? तो आपको हो गया एनर्जी डिपार्टमेंट, रीन्यूएबल एनर्जी सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिहार के रिगार्ड में इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में रख के पूछ सकता है अगर डायमेंशन चेंज करेगा तब। इतना टफ करेंट अफेयर तभी पूछेगा जब डायमेंशन चेंज करेगा। नीचे के मॉड्यूल में आपको स्टैटिक भी मिलेगा, क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक वे में, लेकिन अगर डायमेंशन चेंज कर दे, चूँकि लग तो रहा है कि क्वेश्चन इस बार टफ रहेगा, यानी कि 69 वाले पेपर को देख के जाओ एक बार, 69th BPSC का पेपर सॉल्व करके तब जाना। हाँ कर लिए हो, हाँ तो उसको सॉल्व करके हैबिचुअल हो जाना उस एक्शन से, उस पैटर्न से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रियर एक ही दो क्वेश्चन ना, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना नहीं, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना भी नहीं। देखो मोटे मोटे तौर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुमको एशिया का कंसर्न, अगर लूसेंट जैसे बुक से ले रहे हो, एशिया कंसर्न ले लेना, बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंज करके वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन, और जो आपको PYQ में क्वेश्चन मिल रहा है उससे भी काम हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी के साथ मजाक नहीं करना, इंडियन ज्योग्राफी के साथ मजाक करोगे अच्छा क्वेश्चन खेल जाओगे। मेजर प्लेयर्स इंक्लूडेड सन पेट्रोकेमिकल्स 36,700 करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ग्रुप, NHPC, SLMG, बेवरेज, श्री सीमेंट्स एंड अशोका बिल्डकॉन। एक चीज़ याद रखना, अडानी के साथ सन पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, अदानी ग्रुप के साथ NHPC भी है, SLMG है, बेवरेज, श्री सीमेंट्स और अशोका बिल्डकॉन। यहाँ इंपॉर्टेंट है सन पेट्रोकेमिकल्स और अडानी, दो इंपॉर्टेंट रोल में आ रहे हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक एक्सपेंशन में क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक जितना पढ़े उसमें। बेटा ड्राई पोर्ट, ICD बेटा इनॉग्रेटेड 21 October 2024, फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट ऑफ 90 कंटेनर्स टू रसिया सेंट सेम मंथ, इनहांसिंग स्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपेबिलिटी, यानी कि नवंबर दिसंबर का ये न्यूज़ है। मंथ में नहीं पूछेगा, डेट पूछ सकता है तुमसे, और ये कहाँ का कंसर्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा ड्राई पोर्ट प्लान्स अंडरवे फॉर रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर कॉरिडोर थ्रू बिहार, इनहांसिंग ट्रेड कनेक्टिविटी विथ वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने समझ लो कि अगर आने की प्रोबेबिलिटी बनती है करंट इस मंथ से, तो ये दोनों क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा से इकोनॉमिक कॉरिडोर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC का PYQ उठा के देख लो, बिहार के कंसर्न में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसलिए पूछेगा। और ये तो तुमको पता ही है कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। यहाँ आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोइनुलक स्टेडियम पटना इज सेटअप फॉर 400 करोड़ रीडेवलपमेंट विथ BCCI BSA कोलैबोरेशन, work scheduled from April 2025
एंड कंप्लीशन बाय 2027, बीटा ड्राई पोर्ट आईसी। देखो ये दोबारा आ गया, ये न्यूज़ में दोबारा आ गया। यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे बीटा ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड ऑन 21 अक्टूबर, कमेंस्ड फर्स्ट कंटेनर एक्सपोर्ट टू रसिया। पूछेगा किस देश के साथ एक्सपोर्ट किया, खाना नहीं खाए हो, रसिया। खाना नहीं खाए, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट है, इस मंथ का कष्ट है, उसके बाद लाइट है। वही सब स्प्राउट्स खा के, अभी तो बोले तुमको कि 1 महीने अपने आप को एनर्जेटिक रखो सब। यहाँ पे हो गया डेटा के बेस पे, यहाँ हो गया कॉन्सेप्ट के बेस पे, यहाँ पे स्टेटमेंट के बेस पे। पूछेगा किस देश के साथ, तो रसिया के साथ याद रखेंगे, भूलना नहीं चाहिए, लगना चाहिए क्वेश्चन अगर आए तो। चैलेंजेज एंड एक्सपोर्ट मार्केट प्रेशर क्या है, टैरिफ शॉक्स, यूएस 25% इंपोर्ट टैरिफ ऑफ इंडियन गुड्स हिटिंग बिहार, मेजर एक्सपोर्ट कम्योडिटी मखाना। ये जो यूएस का जो टैरिफ एक्शन था, ये सबसे ज़्यादा हैम्पर किसको कर रहा था, मखाना ट्रेड को। यस, थ्रेटन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, फार्मर इनकम, स्टेट सप्लाई 85% ऑफ इंडिया मखाना। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, इंपॉर्टेंट था ये। माइक्रो फाइनेंस डेप्ट क्राइसिस, रैपिड ग्रोथ इन माइक्रो फाइनेंस लोन, ये डेटा नहीं पूछेगा। 49,500 करोड़ इन 2023। डेटा अगर पूछना होगा तो बजट से पूछेगा, सर्वे से पूछेगा, याद रखना, दूसरा कहीं से डेटा नहीं पूछेगा। हाँ, फॉरेस्ट सर्वे हम करा देंगे तुमको, फॉरेस्ट सर्वे से पूछेंगे। फॉरेस्ट सर्वे चूंकि कराए नहीं है, फॉरेस्ट सर्वे हम सोचे थे कि ज्योग्राफी के फैकल्टी आपको करा लेंगे। फॉरेस्ट सर्वे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1-2 क्वेश्चन बन सकता है उसमें भी। अब तुमको बता देना है, फॉरेस्ट सर्वे में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बार तुमको देना है कैमूर के ऊपर। लेड टू राइजिंग डेब्ट ट्रैप एंड सोशल डिस्ट्रेस अमंग रूरल बोरोवर इन बिहार, अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड लैंडिंग प्रैक्टिसेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो अब यहाँ दिक्कतें तुमको नहीं आएगी, तुमने इकोनॉमिक इंक्लूजन समझ लिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ लिया क्लासेस में। अब यहाँ जो चीज़ों को पढ़ोगे तो तुम समझ पाओगे कि क्या कंडीशन है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स लेड टू राइजिंग डेब्ट ट्रैप्ड। डेब्ट ट्रैप्ड हो रहा है ना, यानी कि डिपेंडेंसी जो गवर्नमेंट की है वो बढ़ रही है ये लोन के ऊपर, बोरोइंग के ऊपर। इससे क्या हो रहा है, एक डेब्ट ट्रैप का कंडीशन बन रहा है। या फिर इंडिविजुअल्स के साथ भी सेम केसेस है, तो उसी कंडीशन बता रहा है कि डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन बन रही है। स्मार्ट मीटर रोल आउट, प्रोटेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज स्ट्राइक इन अक्टूबर, कंसर्न अबाउट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेटेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर इन 5 सिटीज, हाईलाइटिंग टेंशन बिटवीन द टेक अपग्रेड एंड वर्कफोर्स प्रोटेक्शन। नव भारत टाइम्स। अच्छा ये हटाओ इसको, क्या पेपर को भी दे दिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट में है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्बन ट्रांजिट एंड कनेक्टिविटी, मुजफ्फरपुर मेट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अंडर फिजिबिलिटी स्टडी, 2 कॉरिडोर्स 21 किलोमीटर, इतने करोड़ का ये है। सर्वे रिपोर्ट सबमिटेड इन फैब 2025, अप्रूवल इन अक्टूबर सेशन, ऑगमेंटेड प्लानिंग मोमेंटम। इस क्वेश्चन पे अर्बन ट्रांजिट एंड कनेक्टिविटी, ये हो गया ना, उसका मतलब कि सेक्टर हो गया, किस सेक्टर का ये न्यूज़ है। अब यहाँ तुमसे पूछ सकता है कि हाल ही में रिसेंटली इतने करोड़ रुपए का मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया, किस प्लेस के लिए लॉन्च किया गया। एक ये इजी कंसर्न हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट उसको बनाएगा तो तुमसे तब मुजफ्फरपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का नाम दे देगा और किलोमीटर पूछ लेगा या फिर कॉस्ट पूछ लेगा, डेटा के साथ खेलना चाहेगा। तो 21 किलोमीटर का है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार का एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, भागलपुर हो गया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, और एक उधर सहरसा। इन 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में देखो होता क्या है ना कि एक तो जो लिटरेसी में बहुत लो है, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन जो बनता है, अगर लिटरेसी में बहुत लो है कोई स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ अगर कोई भी इंक्लूजन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो मार्केबल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, बिहार का कोई ऐसा सिटी जो कि फेमस है पटना के बाद, कैपिटल के बाद, और वहाँ कुछ हो रहा है, तो फिर वो 2 कंडीशन में, और जहाँ सामंजस्य ठीक ठाक बैलेंस्ड है वहाँ पे कोई तब्दीली हो रही है, तो बहुत रेयर चांसेस होता है करंट अफेयर्स बने। अभी बाढ़ वाले एरिया जो हैं, क्वेश्चन और डिले होता, अगर मान लो कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले होता नवंबर दिसंबर, तो इन सारे क्वेश्चंस को भी वो टैकल करता कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं फ्लड के वजह से। तो ये होता है, जैसा बर्निंग इशूज़ होता है उसी पे बेस करके क्वेश्चन बनाया जाता है करंट अफेयर का। बिहार में और फिर क्या है क्वेश्चन बनाने के लिए?
बिहार में अगर आप इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को दूर नहीं कर रहे हैं, बिहार में अगर आप फैक्ट्री सेटअप, यही सब तो करंट अफेयर बनेगा बिहार के लिए। और क्या है बिहार में जो बनाया जाएगा क्वेश्चन, फिर तो एंशियंट हो जाएगा। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, हाँ तो एंशियंट हो सकता है। इलेक्शन स्ट्रेटजी एंड वोटर आउटरीच के लिए क्या है, सीएम नीतीश कुमार रोल आउट टारगेटेड अनाउंसमेंट फोकस्ड ऑन यूथ, वुमेन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अहेड ऑफ 2025 असेंबली पोल्स पोजीशनिंग प्रोमिसेस अराउंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस कंसर्निंग है, लेकिन न्यूज़ है इसलिए जान लीजिए। टोटल न्यूज़ को ही कवर कर लिए। बिहार पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। क्या था न्यूज में, रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर पुअर परफॉर्मेंस एज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विस। CAG का रिपोर्ट आया है, वो क्या बोल रहा है, उस कंडीशन में बता रहा है कि ऑन द रिगार्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है कि पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट हेल्थ सर्विसेज जो है इनका क्या कंडीशन रहा, क्या ऑपरेशन रहा, कितने लो लेवल पर रहा, उस चीज़ को क्या कर रहा है, शोकेस कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द ऑनगोइंग विंटर सेशन द रिपोर्ट हाईलाइटेड क्रिटिकल गैप्स इन बिहार हेल्थ केयर सिस्टम, क्रिटिकल गैप्स इन बिहार हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूडिंग सीवियर रिसोर्सेज शॉर्टेज, अंडर यूटिलाइज्ड बजट एंड सिस्टमेटिक इनएफिशिएंसी, अंडर स्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहीं से जो करंट अफेयर बनेंगे ना, ये आपके इसी 71 के मेंस में बनेंगे और यहाँ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसके लिए हाँ रिसेंट इसको अभी ऐड कर लीजिए। अभी रिसेंट कैट कौन है बिहार का, यहाँ होना चाहिए। अच्छा देखो तो गूगल पे देखो तो, हाँ डॉक्टर संदीप रॉय, करेंट प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट बिहार इज डॉक्टर संदीप रॉय। संदीप रॉय है, ठीक है, संदीप रॉय। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए, ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज इन हेल्थ केयर सर्विस क्या क्या है, इसमें क्या शोकेस कर रहा है कि बिहार फेस्ड 49% वैकेंसी इन की हेल्थ डिपार्टमेंट, 49% वैकेंसी है, इंक्लूडिंग द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, फूड सेफ्टी विंग, आयुष एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे 49% वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो वैकेंसी एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा, अगर सरकार उस पर वैकेंट को फुलफिल नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, वर्क कैपेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उसी चीज़ को क्या क्या कर रहा है, शोकेस कर रहा है। 10 आदमी का काम होने वाला है एक ऑफिस के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे 2 ही आदमी है, 2 आदमी पे आप कितना ही बर्डन दे दीजिए, 10 का काम जो एफिशिएंट मैनर में हो सकता है वो नहीं कर पाएगा। वही चीज़ें शो कर रहा है, ये मेंस में भी काम आ जाएगा। अगेंस्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO रिकमेंडेशन ऑफ 1 एलोपैथिक डॉक्टर पर 1000 पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखो डेटा बिहार का, 1 एलोपैथिक डॉक्टर पर 1000 पीपल, 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार एट रेशियो ऑफ 1 डॉक्टर पर 2148, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 2148 पे एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या रेकमेंड कर रही है, 1000 पे एक डॉक्टर है। ये सब करंट अफेयर निकलेगा, अगर डायमेंशन चेंज हुआ और रेंज ऊपर किया तो ये सब तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा। न्यूज़ से उठता है, करंट अफेयर न्यूज़ से आता है, ये याद रखना। लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बुक्स आते हैं टोरिया क्या क्या, चूँकि वो इतना कर देते हैं ना कि उसमें से 2-4 आ जाएगा, लेकिन जो लड़का रिगोरसली न्यूज़पेपर पढ़ा है ना उसका एक भी करंट अफेयर नहीं छूटता है, चूँकि न्यूज़ से ही उठता ही है और कहीं से नहीं आता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पीपल 58,144 डॉक्टर्स अवेलेबल अगेंस्ट द रिक्वायर्ड 1,24,919। ये डेटा आप देख लेंगे एक बार, मटेरियल मिल जाएगा उसको। थोड़ा सा इधर कॉन्शस होकर ध्यान दे, पहले खा ले आराम से बिस्किट, उसके बाद
Shortage of staff nurses ranked from 18% in Patna to 72% in Purnia, while paramedical faced shortage for 45% in Jamui to 90% इस चंपारण। ये डेटा रहा कि कहाँ कहाँ शॉर्टेज फेस कर रहा है कौन कौन सा प्लेस, यानी कि ये हाईलाइटेड है, इन जगहों पे ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है। कहाँ कहाँ? 18% पटना में, टू 72% पूर्णिया, वाइल पैरामेडिकल फेस शॉर्टेज ऑफ 45% जमुई एंड 90% इस चंपारण। रिक्रूटमेंट फॉर 13,340 हेल्थ केयर पोस्ट आउट ऑफ 24,496 पोस्ट रिमेन पेंडिंग एज जनवरी 2022। 24,496 के रिस्पेक्ट में आप कितना दिए? 13,340। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। ये कमांड गलत आ गया, 3/4 लिख रहा है। गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इसमें क्या क्या है? नन ऑफ द 4 इंस्पेक्टर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंस्पेक्टेड हैं। SDH had functioned operation theatre breaching Indian public health standard. Only 1% to 67% of pregnant women in 11 test checked facility received a full course of iron and folic acid tablet। ये लेस कंसर्न है, एक बार पढ़ लेना इसको। मैटरनल डेथ रिव्यू वेयर कंडक्टेड इन ओनली आउट ऑफ 24। ये इंपॉर्टेंट है, मैटरनल डेथ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 आउट ऑफ 24 रिपोर्टेड केस ड्यूरिंग 2016 से 22। 16 से 22 में बिहार में हमने क्या बताया था? 1000 पे निकलता है, बताया था ना? हाँ, तो यहाँ पे अभी कंडीशन क्या चल रहा है? 24 पर 1। 19% टू 100% रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक, 11 बजे लाइव करवा देता हूँ, रोज ठीक। रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज वेयर अनअवेलेबल इन 68 हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। करेंट अफेयर का जो मॉड्यूल बनाए हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग देख के ही जाना। लाइव भी आ जाएगा और तुम लोग देख के ही जाना। यहाँ से जो भी निकालना है प्रोडक्ट अपना, देखो न्यूज के थ्रू ही करंट अफेयर्स ज़्यादा तुम वहाँ पे ये कर पाओगे। बुक्स वन लाइनर वगैरह से देखो 1000 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे तो उसमें तो 5 आ ही जाएंगे। बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम ये नहीं है 1000 क्वेश्चन बना के उसमें से 5 लड़ा लेना। लेकिन न्यूज़ के थ्रू देखो, ऐसे क्या होगा ना कि ये डेटा तुमको अगर अभी से अंडरस्टैंडिंग इस पर बन गई तो मेंस में तुमको मज़ा आ जाएगा लिखने में। मेंस 2 महीने बाद हो जाएगा, 60 दिन बाद मेंस हो जाएगा। रिजल्ट देना नहीं देना अलग बात है। तुम्हारा जो एग्ज़ाम सितंबर में हो रहा है, अगर एग्ज़ाम सितंबर में हो गया तो ये मान के चलो कि मेंस तुम्हारा दिसंबर में हो जाएगा। 60 डेज़ में तुम्हारा मेंस हो जाएगा। 60 डेज़ में तुमको रिगोरस लिखना भी है और हमको लग रहा है कि इच सब्जेक्ट तुमको 5 या 8 क्लासेस भी करने होंगे, यहीं पे करने होंगे। तो 5 सब्जेक्ट है तो 40 क्लासेस तुमको करने होंगे, साथ में लिखना भी। तो दूसरा काम नहीं बचेगा। प्री का अगर एग्ज़ाम बढ़िया गया तो उसके बाद तुमको सोचना नहीं कि रिजल्ट आएगा तो जाएंगे तैयारी करने ना। काउंट कर लेना है अपना ईमानदारी से, 2-3 घटा ही के काउंट कर लेना है। सेफ जोन में आ रहे हैं तो लग जाइए अगले दिन से मेंस में। डर वाला कोई बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन अभी सेट दे रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो डर वाला जो तुम सेट दे रहे हो उससे इजी एग्जाम में आता है, ये जान के रखो। पीवाई घटना चक्र वगैरह सब देख लिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अच्छा निदान रुको, उसका करते हैं हम। शॉर्टेज ऑफ ड्रग एंड इक्विपमेंट, अब केवल प्रायोरिटी सेक्टर पे ही ध्यान दो। अगर कुछ बच गया तो उसको कर लो अपना 2-4 दिन में और सब्जेक्ट में कोई, लेकिन उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर पे ही 10 डेज इधर का बचा के और उधर का 5 डेज प्रायोरिटी सेक्टर पे ही बैठना है तुमको, दूसरे सेक्टर्स पे नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर बना लो, हम तुमको 50 या 60 टॉपिक कल व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है? उसी को देख के जाना। 50 या 60 टॉपिक, मोस्टली 60 टॉपिक होगा, उसी को देख के जाना है तुमको। हाँ ये रिस्क है, ऐसा नहीं है कि हम तुमको बोल देंगे कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पैटर्न होगा उस हिसाब से उसी से क्वेश्चन आने की संभावना होगी, क्योंकि जो मेजर कंटेंट है वो तो आप देख चुके हैं या फिर उसके साथ आप फाइट कर ही रहे हैं।
लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना। आप जैसे कि मिडाइवल में है तो मिडाइवल में हमारा सारा कंसर्न ही होना चाहिए MBT पे, खिलजी पे, यहीं से क्वेश्चन बनता है। फिरोज शाह तुगलक पे 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिकल रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करेगा खिलजी से कर देगा, नहरों वगैरह का निर्माण की बात कर देगा तो फिरोज शाह तुगलक से कर देगा, और MBT का तुम जानते ही हो मोहम्मद बिन तुगलक का। तो 3 ही जगह से मिडाइवल में भी इसी का कंसर्न रहा है, और कहीं से ज़्यादा पूछता नहीं है। कभी कभी रेयर में अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज वगैरह जैसे क्वेश्चन बन गए। हाँ, और अष्टदिग्गज KDR कृष्णदेव राय, KDR कृष्णदेव राय, हाँ, उनके यहाँ 8 कवि थे, उनको वो रखे हुए थे। शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स एंड इक्विपमेंट, इसेंशियल ड्रग्स वर अनअवेलेबल इन 21% to 65% of outpatient department OPDs and 34% to 83% of inpatient department during 2016 to 22। लेस इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट की तरफ आते हैं। बजट यूटिलाइजेशन एंड पॉलिसी गैप्स, बिहार स्पेंट ओनली 69% ऑफ एलोकेटेड ₹69,790 crore of health care budget between financial year 2016-17 and 21-22, leaving ₹21,743 crore unused। ये इम्पॉर्टेंट है, कितना अनयूज रहा, कितना बैक चला गया, जो भी स्पॉन्सर्स आया मनी उसमें से कितना रेस्ट बैक चला गया, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या शो कर रहा है, या तो आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, या आपका वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है कि आप उतने मनी को यूटिलाइज कर पाए। 2 ही कंडीशन है ना, या तो इच्छा शक्ति नहीं है, मंत्रालय नहीं। अभी आप सेंटर में देख रहे हैं ना, जितनी इच्छा शक्ति नितिन गडकरी के पास है उतनी इच्छा शक्ति किसी के पास नहीं है। उसने खोज के इनोवेशन की, खोज के डेवलपमेंट किया है, लोगों को ऑफर दे के, देख रहे हैं ना, तो उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, तभी तो ये वापस गया फंड, वरना आप इसको यूटिलाइज करते। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP के लिए रेंज बिटवीन 1.33% एंड 1.73 एंड अगेंस्ट द ये टोटल बजट से, यानी कि कहने का मतलब, 1 मिनट समझो, यूटिलाइजेशन एंड पॉलिसी गैप्स की बात कर रहा है। बजट यूटिलाइजेशन यानी कितने का आपने बजट यूटिलाइज किया, तो 69% ही आपने किया, यानी कि 31% आपने यूज़ नहीं किया। 31% यानी कि मनी में कितना हो गया, 21,743 करोड़। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि ग्रॉस बजट, टोटल बजट कितना था। 31% इज इक्वल टू 21,000 करोड़, 100% इज इक्वल टू व्हाट, 21,743 डिवाइडेड बाई 69 into 100। समझ में आया। बिहार लैग्ड a comprehensive health policy aligned with the national health policy 2017 to address infrastructure and equipment gaps। ये बता रहा है स्टेटमेंट कि बिहार के साथ ये कमी है, जो नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बिहार में क्या है, कह रहा है कि बिहार लैक्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी अलाइन विथ नेशनल स्कीम के साथ अलाइन होने के लिए यहाँ कमी है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG परफॉर्मेंस की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये। क्या कह रहा है, बिहार स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 100 अंडर SDG 3। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। SDG 3 किस चीज़ के रिगार्डिंग में बात करता है, हेल्थ सेक्टर। ऐसे याद करना, SDG 1, SDG 2, SDG 3 17 हैं। 17 को गूगल का कॉपी पे लिख लीजिए कि SDG 17 हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं शुरू के 4-5, उसको एक तो आपको दिख गया। SDG 3 किस चीज़ के रिगार्डिंग में बात करता है, हेल्थ सेक्टर के लिए। इसमें क्या बता रहा है कि 100 में 66 आउट ऑफ 100 बिहार का स्कोर रहा। नीति आयोग, SDG, इंडियन इंडस्ट्री, ये ग्लोबल नहीं है। नीति आयोग भी क्या कहते हैं, ग्लोबल जो इंडेक्स जारी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसी के कंपैरिजन, उसी के मतलब कि पैरेलल एक नीति आयोग भी इंडेक्स जारी करती है, उसमें बिहार का स्कोर है 66। द स्टेट परफॉर्मेंस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे के जन्म के समय बच्चे की मृत्यु हो जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट वाज फॉर बिलो द SDG टारगेट एंड नेशनल एवरेज। सुन रहे हैं,
66। अगर नवंबर के बाद से फिर इंडेक्स जारी हुआ होगा तो चेंज हुआ होगा। अच्छा, इसको कहीं आप देखे हुए हैं? देख लेते हैं हम इसको रिसेंट में क्या है। स्कोर, रैंक नहीं, तुम रैंक देख लिए हो? क्या है 57? इनका नीति आयोग एसजीसी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार बिहार स्कोर ऑफ एसडीजी 3 गुड्स हेल्थ एंड वेलबींग 157। तो 23-24 के अकॉर्डिंग ना? तो 24-25 के अकॉर्डिंग 29 नवंबर को ये न्यूज है, 66 है, अपडेट रहो। ठीक है, वो पुराना है। हाँ, वो 23-24 का है, ये 24-25 ये नवंबर में है। 29 नवंबर को ये डेटा जारी हुआ, उसके बाद से अभी रिसेंट कोई डेटा नहीं आया है। ठीक है। द स्टेट परफॉर्मेंस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक, कौन कौन से सेक्टर्स में, देखो कौन कौन से सेक्टर्स में एसडीजी टारगेट्स के नीचे, यानी कि फार बिलो द एसडीजी टारगेट एंड नेशनल एवरेज, कौन कौन से सेक्टर्स में? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, तीनों इस पे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो बिहार का जो रैंक है या बिहार का जो परफॉर्मेंस है फार बिलो है नेशनल एवरेज से और एसडीजी टारगेट से। चलिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिगार्डिंग बात कर लिया जाए। अबाउट क्या कह रहा है ये, क्या पेन नहीं काम कर रहा है? द सीएजी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 148, याद रख ले, ये याद रख ले, ये एकदम याद कर लीजिए, कम से कम 20 बार पूछ चुका है यूपीएससी में सीएजी के लिए आर्टिकल, तो वो मिलान करने में, मैच करने में। हेड द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, he and she is responsible for the safeguarding the public purse and overseeing the financial system at both the central and state level। यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा सीएजी, इनका काम क्या है? पब्लिक पर्स को सेफगार्ड करना, यानी कि सामान्य आदमी के पॉकेट की रक्षा करना, और जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हो रहे हैं उस पर ध्यान रखना, उस पर नजरें गड़ा के रखना। क्या कह रहा है? पब्लिक पर्स एंड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल सिस्टम at both the central and state level. The CAG upholds the constitution and parliamentary laws in financial administration, and it considered one of the key pillars of India's democratic system alongside the Supreme Court, Election Commission and Union Public Service Commission। इन्हीं के जैसा ये भी एक अथॉरिटी है, बॉडी है। सर 148 के थ्रू इन प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बोले तो क्या आप देखते हैं इस चीज को? नहीं, 141 या 142? 143 सर। हाँ 143, ये 148 है। CAG of India governed by the Comptroller and Auditor General duties, power and condition and service Act 1971 with significant amendment in 1976, 84 and 87। यहीं पे आपका CAG क्लियर हो गया। वैसे CAG आपको हम पढ़ाएंगे, CAG आपका बचा हुआ है, गवर्नेंस बचा हुआ है, लेकिन यहीं पे हो गया। 3 बार सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुए हैं CAG के रिगार्डिंग, कब कब? 1976, 84 एंड 87। अपॉइंटमेंट एंड टर्म की बात करें, CAG ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय, नॉट इलेक्टेड बाय, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। द ऑफिस होल्डर सर्व्स एंड टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए, 65 साल या 6 साल, याद रखेंगे। 6 ईयर 65, 3 ईयर्स के साथ अक्सर 62 ईयर्स होता है, विच एवर इज अर्लियर के केस में। इंडिपेंडेंस, the CAG can only be removed by the president following a constitutional procedure, not at president pleasure। याद रखेंगे, पूछने की पूरी संभावना है। CAG can only be removed by the president following a constitutional procedure, not at president pleasure। हाँ, यहीं से क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन होता है। हाँ जूम कर दें, ठीक है।
युवा संगम न्यूज़ में रहा है, क्या है? अंडर द युवा संगम इनिशिएटिव 44 डेलीगेट्स फ्रॉम बिहार एम्बार्क्ड ऑन देयर जर्नी टू कर्नाटका एंड 50 डेलीगेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश सेट ऑफ फॉर उत्तर प्रदेश। याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। युवा संगम के रिगार्ड में अगर क्वेश्चन पूछेगा कितने डेलीगेट्स फ्रॉम बिहार, कहाँ के लिए? जर्नी टू कर्नाटका एंड 50 डेलीगेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश सेट ऑफ फॉर उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश से 40 डेलीगेट्स उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार से 44 डेलीगेट्स कर्नाटका के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ख्याल में रखेंगे। अबाउट युवा संगम जान लेते हैं इसके बारे में। युवा संगम में जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पूछ देगा किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है, अक्सर मिनिस्ट्री गलत रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, युवा संगम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, युवा एजुकेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं। इट एम द स्ट्रेंथनिंग यूथ कनेक्शन अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो भी गैप्स है, कस्टम्स के गैप हैं, उस चीज़ को समझने के लिए, डाइवर्सिटी को और प्रॉस्पर कंडीशन में ये करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। द प्रोग्राम प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय फोस्टरिंग कल्चरल इमर्जन, नॉलेज शेयरिंग एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन। वही बात हो गया, कल्चरल इंटरेक्शन के लिए भी और थोड़ा सा प्रॉस्पर कंडीशन। डाइवर्सिटी में होता है ना, प्रॉस्पेरिटी अगर नहीं मेंटेन हो पाएगी, ऑपरेट नहीं हो पाएगी तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, गैप्स आ जाएंगे। Participants age 18 to 30 includes a student, volunteer and young professional from various backgrounds. A total of 4,795 youth have participated in 114 tours across various phases. ये important नहीं है, ये important था। कितने delegates बिहार से थे? Phase 5 of युवा संगम, for phase 5 20 eminent institutions across India have been selected to participate, and participate from these institutions will visit their पेयर्ड स्टेट ऑफ यूटीज लेड बाय द नोडल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बिहार के साथ किसका पेयर है? कर्नाटक। उत्तर प्रदेश का? आंध्र प्रदेश के साथ। चलिए, की एरियाज ऑफ एक्सपोजर क्या क्या कर रहा है? ड्यूरिंग द युवा संगम टूर पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव एक्सपोजर ऑफ 5 ब्रॉड एरिया नोन एज द 5 क्या क्या है? ये कमांड गलत आ गई, हाँ 5 पीस। ये हो गया पर्यटन यानी कि टूरिज्म, परंपरा यानी कि ट्रेडिशन, ये पूछ सकता है। प्रगति डेवलपमेंट, परस्पर संपर्क यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो बिहार की स्कीम जो इनिशिएटिव नीतीश कुमार की 7 निश्चय, हरियाली, ये सब पॉइंट 2 इसको देख लेंगे। वैसे जैसे मिलान करने के लिए आता है वैसे इसको भी पूछ सकता है, कितने पीएस, हाउ मेनी पीएस, तो 5 पीएस, क्योंकि बिहार इसमें रहा है, पार्टिसिपेंट है बिहार। ठीक है, कोई बात। कोलैबोरेटिव एफर्ट क्या क्या है? युवा संगम इज ऑर्गेनाइज थ्रू ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच विद सपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, नॉट मैटर। की स्टेक होल्डर्स इंक्लूड द मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, कल्चर, टूरिज्म, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड रेलवेज। इतने डिपार्टमेंट हैं, एक बार इसको देख लेंगे यहाँ पढ़ने के बाद। ये जो ऊपर बात कर रहे हैं युवा संगम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है। ठीक, और इतने इसमें मतलब कि कोलैबोरेशन है इनका, इतने सारे। नहीं पूछेगा नहीं, एक बार घर पे देख लीजिएगा। अवेयरनेस के लिए जरूरी है ना कि इतना मिनिस्ट्री है इसमें। नहीं भाई, वो तो आपको ये याद करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू वो इनिशिएटिव है। अब आगे चल के क्या कर रहा है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट, किनके एफर्ट्स विद कोलैबोरेशन के रिगार्ड में है, तो उसमें इतनी सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कल्चर है, टूरिज्म है, यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये पूछेगा नहीं, अपने जानकारी के लिए। बिहार टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पारा गेम्स इन 2025, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लेते चलेंगे। फोकस में क्यों रहा न्यूज़ में? बिहार विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स अबाउट
खेलो इंडिया यूथ गेम इज ए नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया. KIYG, the games are held annually in January or Feb and are part of the government खेलो इंडिया इनिशिएटिव. इसी इनिशिएटिव के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है. इट एम टू प्रमोट सपोर्ट कल्चर एंड आइडेंटिफाई स्पोर्टिंग टैलेंट एट द ग्रासरूट लेवल. ग्रासरूट लेवल पे जो भी टैलेंट है, एक होता है ना, वो इनिशिएटिव लिया जाता है, खोज के निकालना है. बहुत पहले एक बार क्रिकेट के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया गया था अजय जडेजा के थ्रू, सर्च स्पीडस्टर. चूँकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फास्टर बॉलर नहीं मिल पा रहा था उस लेवल का, तो उस समय 2 बॉलर वहाँ से आए थे, एक मुनाह पटेल और एक आविष्कार साल्वी. आविष्कार साल्वी के एंकल में प्रॉब्लम हो गया, वरना उनकी स्पीड अच्छी थी, यानी कि 156 155. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 150 कहाँ कोई फेंकता था पहले. नहीं, इंडिया में कोई बॉलर, देखो हमारा जो खान पान, हमारा जो लाइफ स्टाइल और हमारा जो कल्चर है ना, वो फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं है परफेक्ट. हमारा खान पान उस हिसाब से नहीं है कि हम 160 और 170 शोएब अख्तर और सेन बांड को टक्कर दे पाए. अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, तो उनका खान पान आप देख नहीं रहे हैं कितना वो है, वो फैट मांस वगैरह ज़्यादा सेवन करते हैं. हमारे खान पान में वो बात नहीं है, बिरले लोग खाते हैं ना. अब हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा एथलीट कहाँ से, हरियाणा से, और वो वेजिटेरियन होते हैं. तो वेज में ताकत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कुछ कुछ सेक्टर्स में आप अगर टक्कर देना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो इंटेक लेना ज़रूरी है. ठीक है. अब अभी का ये जो क्रिकेट में, अगर क्रिकेट के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो ये बुमराह हमारे हैं, ये टॉप बॉलर हैं वर्ल्ड के. तो ये दुर्दशा है इंटरनेशनल क्रिकेट की कि इंडियन बॉलर टॉपर है. ये दुर्दशा इसको कहेंगे, इसको बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं कहेंगे. हाँ, दुर्दशा है. तो बैटिंग आपके यहाँ बेहतर निकल सकता है, स्पिनर आपके यहाँ बेहतर हो सकते हैं. बॉलिंग अगर आप शासन कर रहे हैं, इसका मतलब कि पूरे दुनिया के बॉलर अब उस टाइप के बॉलर नहीं बन रहे हैं. तुम्हारे पास लंबा चौड़ा लाइन है, कर्टनी एम्ब्रोज ले लो, कर्टनी वॉल्स ले लो, डेनिस लिली ले लो, उसके बाद वाले एरा में डेल स्टेन ले लो, मखाया एंटनी ले लो, शान पोलाक ले लो, हेनरी ओलंगा ले लो, हित स्ट्रिक ले लो, पाकिस्तान से वसीम अकरम ले लो, और फास्टर शोएब अख्तर सबसे ज़्यादा फास्टर. तो ये सब बॉलर थे, डेनिस लिली हो गया, ये सब बॉलर थे जो कि उस समय अगर मशीन होता, तो मशीन होता क्या, सचिन ने ही सामना किया है. कोई बॉलर्स हैं जिनका कि 170 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. तो उस हिसाब से आप अभी जो बॉलिंग देख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये है. अब बेहतर है चूँकि ये सधी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं. मैगरा भी एक बॉलर था जिसका स्पीड ज़्यादा नहीं था, लेकिन सबसे मार्केबल बॉलर है वो. पूरे स्पेल का बॉल एक ही पॉइंट पे गिरा सकता था, इतना सदा हुआ गेंदबाज था. 145-48 उसका स्पीड था, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं था. ब्रेटली का ज़्यादा स्पीड था, लेकिन देखो इतनी सदी हुई गेंदबाजी. तो बुमराह में वही चीज़ है. और यहाँ तुम 170 फेंकने के चक्कर में आओगे ना, तो मुनाह पटेल वगैरह फेंके हुए हैं, तो वो गेंद ICC जो दायरा दिया है ना, उससे बाहर गेंद जाने लगता है. तो वो सर्च किया जाता है, खोजा जाता है, अभियान के थ्रू चलाया जाता है. 140 करोड़ में कोई तो होगा हमारे यहाँ जो 170-180 फेंक दे, होगा ही, खोज नहीं पा रहे हैं. 170 थोड़ा ना फेंकता था, 144-145 फेंकता था. ये लोग मीडियम पेसर हैं, ये लोग खुद को फुल पेसर भी नहीं कर सकते हैं. ये लोग मीडियम पेसर हैं, ये लोग बच्चे हैं. The previous 5 editions of the youth games have been held in Delhi, Pune, Guwahati, पंचकुला एंड भोपाल. इसके पहले जो भी हुए हैं कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला एंड भोपाल. अभी रिसेंट कहाँ हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन? बिहार में. भूल नहीं जाना. बोल तो रहा है, पहला दिल्ली, उसके बाद पुणे, फिर गुवाहाटी, फिर पंचकुला, देन भोपाल एंड आफ्टर अभी रिसेंट बिहार. हाँ, बिहार खेलो. हाँ, ये खेलो इंडिया यूथ गेम है, इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखो.
कुछ गेम तो दिल्ली में भी हुआ है, जैसे शूटिंग वोटिंग। हाँ, जो जैसा व्यवस्था जहाँ पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट कह रहा है कि इट इज़ हेल्ड इन 2 कैटेगरी, नेमली अंडर 17 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट एंड अंडर 21, यानी कि स्कूल स्टूडेंट के लिए क्या सेट किया गया था 17 और कॉलेज स्टूडेंट के लिए, बोलिए कॉलेज स्टूडेंट के लिए 21। कह रहा है कि इट ऑपरेट्स इन अ टीम चैंपियनशिप फॉर्मेट वेयर इन द मेडल्स अर्न बाय इंडिविजुअल एथलीट्स और टीम कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मेडल टैली फॉर देयर रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये जेड को ये गलत कमांड आ गया है, इसको साइड कर दीजिएगा। अपॉन द इवेंट्स कंक्लूजन द स्टेट ऑफ यूटीज सिक्योरिंग द हाईएस्ट काउंट ऑफ गोल्ड मेडल्स इन डिक्लेयर्ड द विनर। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने कलेक्ट किया, किसने बटोरा है? यूनियन टेरिटरीज। द स्टेट ऑफ यूटीज सिक्योरिंग द हाईएस्ट काउंट ऑफ गोल्ड मेडल्स। हाँ तो ठीक है, यूटीज में दिल्ली नहीं ना है, इसको गूगल करके भी देख। हाँ, कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स तक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स इज एम्ड द एम्पावरिंग द पैरा एथलीट्स इन इंडिया। जो पैरा एथलीट्स होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड अदर इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर खेलो इंडिया इनिशिएटिव। खेलो इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट इन 2017। खेलो इंडिया कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2017 में। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार क्या क्या है? बिहार हैज़ 38 खेलो इंडिया यूथ सेंटर एंड 1 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस। बिहार के पर्सपेक्टिव में, बिहार के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो 38 खेलो इंडिया सेंटर्स एंड 1 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एथलीट्स एट वेरियस लेवल। इसको आप देख लेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गेम अंडर खेलो इंडिया, ये क्या होगा, क्लियर नहीं होगा? हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम ऑल्सो नोन एज खेलो इंडिया स्कूल गेम टिल 2019, फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली 2018, एज लिमिट 18, होस्ट ऑफ 5th एडिशन ऑफ KYG MP भोपाल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम फर्स्ट एडिशन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT उड़ीसा 2020 एंड KIUG 2023 होस्ट। ये अपना देख लीजिएगा एक बार। सिलेक्शन ऑफ एंड असिस्टेंस के लिए 1000 किड्स सेलेक्टेड ईयरली फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ट्रेन टू बिकम मेडल विनर्स। टैलेंटेड प्लेयर आइडेंटिफाइड इन प्रायोरिटी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आर प्रोवाइडेड ₹5 लाख पर एनम फॉर 8 ईयर्स। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये याद रखेंगे, कौन सी है? यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, ठीक है। NHRC टेक्स सुओ मोटो ऑन फूड पॉइजनिंग रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या कह रहा है इसको देखिए पहले। कह रहा है कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ ए मीडिया रिपोर्ट अबाउट पीपल डाइंग ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। बिहार में जो लोग मरे हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से, आटे पटना शेल्टर होम का न्यूज़ है, बर्निंग इशूज़ था ये। द शेल्टर इज़ फंडेड बाय द बिहार गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। बिहार गवर्नमेंट इसको क्या करती थी? फंड करती थी। इसको ऑपरेट कौन करता था? बिहार गवर्नमेंट करती थी। शेल्टर था, एक आश्रय था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कंसर्न the NHRC observed that the media report highlights a serious human rights violation concerning the victims. The shelter's home authority are responsible for providing proper care to the inmates as their lawful custodian. Notice to Bihar government। उसने माना है कि जो भी यहाँ पे मिसहैपनिंग हुई है, जो भी यहाँ पे मिसऑपरेट किया गया है सिस्टम को, उसके लिए दोषी ये ऑपरेशनल जो अथॉरिटी है वही है। NHRC का ये रिपोर्ट रहा है। द NHRC इशूड ए नोटिस टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को भी ये किया है, काउंटर किया है, रिक्वेस्टिंग ए डिटेल्ड रिपोर्ट विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर आप डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द विक्टिम्स हेल्थ स्टेटस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर एनी कॉम्पनसेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स ऑफ देयर फैमिलीज। द चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो आस्क्ड टू इन्फॉर्म द NHRC अबाउट द स्टेप टेकन टू प्रपोज टू prevent such incident।
कैसे पूछेगा, इससे कैसे पूछेगा, इससे पूछेगा कि अभी एट रिसेंट में एनएचआरसी ने कहाँ के शेल्टर को लेकर स्टेट के अगेंस्ट में ऑब्लिगेशन सबमिट किया। बिहार को लेकर ऑप्शन में बिहार रहेगा। ना ना ऐसा कोई बात नहीं है कि आप जब पढ़ लिए तब ना आप दिमाग लगा रहे हैं कि बिहार में हुआ है तो हुआ। न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही बनेंगे, जो स्टेटिक होंगे उसको तो हम मार्क ही कर देंगे। अब वैसे ही अगर नहीं भी पूछेगा तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि एनएचआरसी ने अभी क्या ऑब्लिगेशन किया स्टेट गवर्नमेंट को, किस वजह से, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से। क्योंकि ये जो एक तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस है पहली बात, और दूसरी बात कि ये जो शेल्टर होम था इसको ऑपरेट कौन कर रहा था, गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रही थी ना, इसलिए निगेटिव ऑब्लिगेशन इसलिए बनता है ज़्यादा। सरकार के द्वारा संचालित होने वाली संस्थाओं में जब ये मिसहैपनिंग हो रही है तो इस वजह से छूट गया। ये हो चुका है ना। हाँ, अनहाइजेनिक कंडीशन एट द शेल्टर होम्स, अनहाइजेनिक कंडीशन को फॉलो किया जा रहा था। इसमें मीडिया रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन अथॉरिटी फाउंड अनहाइजेनिक कंडीशन इन द शेल्टर होम। चलो न्यूज़ है। द रिपोर्ट ऑल्सो मैंशन दैट प्रॉपर हाइजीन वाज नॉट बीइंग मेंटेन ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन एट द शेल्टर। खाना बनाने के समय में हाइजीन को मेंटेन नहीं किया गया था। अबाउट इट्स इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट रिलेटेड टू लाइफ। चलो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट, rights related to life, liberty, equality and dignity of individuals, right guaranteed by the Indian Constitution and international conventions, enforceable by Indian courts, established on 12th of October 1993. Most important चीज़ आ गई NHRC के रिगार्डिंग। Under the Protection of Human Right Act PHRA 1993, amendment by the Protection of Human Right Amendment Act 2006 and Human Rights Amendment, उसी से अलाइंड है ये सारे अमेंडमेंट। ये ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट हाँ कुछ बदलाव के साथ। फिर आगे चल के ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट 2019। हाँ तो तीनों को सबमिशन अलाइन है, तीनों सबमिशन अलाइन है एक दूसरे के साथ, इसलिए इसको समझना जरूरी है। हाँ NHRC एक बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन conformity with the Paris principle adopted for promoting and protecting human rights। अगर पूछेगा इसका इंसेप्शन हुआ है किस कॉन्सेप्ट पे हुआ है तो कॉन्फॉर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल। पेरिस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के लिए क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर आ जाए। कुछ बॉडीज़ तो आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। इससे क्लियर नहीं आएगा क्या? इससे क्लियर नहीं आएगा। ये अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू NHRC ह्यूमन राइट्स आर द राइट रिलेटिंग टू द लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कन्वीनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। क्या क्या है? वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानवाधिकार के लिए वॉच डॉग का काम करता है कौन? NHRC। एस्टैब्लिश 1993, इंपॉर्टेंट है, 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया इन कॉन्फॉर्मिटी विथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कहाँ के लिए? पेरिस से ये उसको इंसेप्शन अगर पूछे, अस्तित्व पूछे, एग्जिस्टेंस पूछे। एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHRA 1993, यही याद रखेंगे, यही पूछेंगे। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द PHR एक्ट 1993, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स बाय गवर्नर। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। रिमूवल ऑफ मेंबर्स उल्टा है। हमेशा अंडरस्टैंडिंग कैसी बनेगी कि जिसने अपॉइंट किया है वही क्या करेगा? रिमूव भी करेगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ें नहीं है। BPSC
कमीशन के केस में भी अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू और रिमूवल प्रेसिडेंट के थ्रू, ऐसे ही चेंजिंग होती है, वहाँ पे पूछे जाते हैं। पीएससी के चेयरमैन अभी अजय है ना, हाँ, जो भी है। ह्यूमन राइट्स डे ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर। फंक्शन क्या क्या है? इन्वेस्टिगेट कंप्लेन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ केसेस, सुओ मोटो भी ले सकता है। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से। हाँ, रिव्यूज एंड रिकमेंड्स ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन, स्प्रेडिंग ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड कंडक्ट स्टडीज, पब्लिक रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स इशूज। पावर क्या क्या है? समन इंडिविजुअल्स, एग्जामिन विटनेस एंड रिसीव एविडेंसेस, किसी को भी समन कर सकता है, किसी इंडिविजुअल्स को समन कर सकता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है। इंस्पेक्ट प्रिजन्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर कंडीशन आर ह्यूमन, इंटरवीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। कोर्ट प्रोसीडिंग में भी इंटरवीन करने की अथॉरिटी किसके पास है? एनएचआरसी के पास। इनके टेन्योर देख लेना, 3 इयर्स या टिल द एज ऑफ 70, विच एवर इज अर्लियर। ये थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए पूछने के चांसेस हैं। हाँ, रिमूवल, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर्स ग्राउंड चार्ज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। या तो आप मेंटल सिक हो गए, इनकैपेबल हैं, या फिर मिसबिहेव कर दिया आपने, या तो क्लियर हो गया है ना, 4 यहीं पे क्लियर हो गया। कंपोजिशन क्या आ गया है? 5 फुल टाइम मेंबर एंड 7 डीम्ड मेंबर्स। फुल टाइम मेंबर्स कितने हो गए? 5। डीम्ड जो किसी भी गोल ओरिएंटेड वर्क के लिए जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टीम मेंबर के तौर पे, ये लाया जाता है। जैसे कोई ये काम है, मान लो कि इनका टेन्योर है 5 इयर्स का, और वो जो एक्शन है वो 2 इयर्स 3 इयर्स में हो जाने वाला है, तो 2-3 इयर्स के बाद वो डीम्ड मेंबर है। पार्ट टाइम मेंबर्स भी उनको कहते हैं। चेयरपर्सन, रिटायर्ड सीजीआई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन कौन से हैं? सेक्रेटरी जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इसके सेक्रेटरी जनरल। अपॉइंटमेंट, ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। इसमें कौन कौन से हैं? पीएम, स्पीकर, लोकसभा डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा, यूनियन होम मिनिस्टर एंड लीडर्स ऑफ अपोजिशन, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाँ हाँ, स्टेट एचआरसी में, हाँ वही हटाएगा। स्टेट में बस केवल अपॉइंट गवर्नर करेगा और हटाने का। हाँ, ग्लोबल अलायंस कंफर्म करते चलिए, अब याद करने वाला झमेला नहीं रखिएगा, यहीं पे क्लियर होते चलिए, फिर दोबारा एनएचआरसी ना पढ़ना पड़े। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्या है? स्टेटस बता रहा है। एनएचआरसी हैज़ बीन क्रिएटेड एज स्टेटस सिंस 1999। 1999 में इसको ए स्टेटस दिया गया अपने ऑपरेशन और अपने परफॉर्मेंस के बेस पे। रिटेन्ड ए स्टेटस 2006, 2011 एंड 2017। इसने 2006, 2011, 2017 में ए स्टेटस को रिटेन रखा। सस्पेंशन ऑफ ए स्टेटस 23-24 में इसका ए स्टेटस क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्यों हटाया गया होगा? अच्छा, खास मैंने इनके हटाने का ग्राउंड्स क्या हो सकता है? पहले पता था कि कोई मरना था तो ये अपना काम करता था, किसी को इन्हीं के लिए मारा गया, तो किसी को पुलिस और जबरदस्ती नहीं, ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे फ्रेम किया गया होगा तभी स्टेटस चेंज हो गया। जो रिपोर्ट सबमिट किया होगा और जो भी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, तो ये पाया होगा चूँकि इंटरनेशनल मशीनरीज कहाँ अपने डेटा और स्टेटिक का भारत के फेवर में यूज़ करती हैं, हमेशा डिफेम करने के चक्कर में आती है। हंगर इंडेक्स देख लो, इनइक्वलिटी तो ठीक ठाक चल रहा है, और सारी चीज़ें जितनी भी देखोगे उसमें क्या देखोगे? यही दिखता है। तो उस हिसाब से स्टेटस हटा दिया। हाँ, इनएक्टिविटी इन इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनएक्टिव है ये। डॉल्फिन कंजर्वेशन इन इंडिया फेस चैलेंज एट द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर in Bihar remain non-operational month after inauguration due to a lack of advanced equipment and skill manpower। ये खुला तो था लेकिन कुछ वजहों से इसको नॉन ऑपरेशनल रखा गया। क्यों? लैक ऑफ एडवांस इक्विपमेंट एंड स्किल मैन पावर। ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जल ये पशु है, वाटर एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया फैक्ट्स।
पूछा है ना। हाँ, कैन ओनली लिव्स इन फ्रेश वाटर, प्रीफर डीप वाटर। अभी भी आप पहला ऑप्शन काली घाट जाओगे ना, चाहे कृष्णा घाट किसी घाट जाओगे, ये घाट यही घाट पे है, शाम में बैठोगे ना दिख जाएगा। तो तुमको दिख जाएगा। इसेंशियली ब्लाइंड हॉन्ट्स बाय इमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। ये भी पूछ सकता है साइन, ये सब ऑप्शन ये सब रख के। हाँ सर 69 में पूछा होगा। अच्छा हाँ सॉरी, कांट बी ब्रीथ इन वाटर, मस्ट सरफेस एवरी 30 to 120 सेकेंड फॉर एयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड सूसू बिकॉज ऑफ साउंड दे मेक वाइल ब्रीदिंग। हाँ, इसलिए सूसू कहते हैं। पूछ देगा सूसू किसे कहते हैं। थ्रेट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, बाई कैच, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, ये सारे रीजंस हो सकते हैं बिहार में। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 ऑन लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 2021 इंडियाज एंड एशिया फर्स्ट, पटना यूनिवर्सिटी बिहार। डेडिकेटेड डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट। विक्रमशिला सेंचुरी बिहार 1991 एंड हस्तिनापुर सेंचुरी यूपी प्रपोज्ड है ये। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। दो नदियों में ही पाई जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इन इंडिया कवर 7 स्टेट नेमली असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और हो गया प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN। चलिए IUCN में है इंडेंजर्ड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1। यहाँ पे लिखा था भागलपुर में डॉल्फिन रिजर्व अमाउंट बढ़ गया है, डॉल्फिन तो उसके लिए और कुछ मैनेजमेंट कर रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनॉग्रेशन एंड कल्चरल स्ट्रीट, द NDRC लोकेटेड नियर द गंगा इन पटना was inaugurated by Bihar Chief Minister on 4th March 2024. Despite its opening, the counter remains non-functional, marked by neglect and locked glass doors की वजह से। Impact on dolphin conservation, the delay has hindered essential research on Gangetic dolphins, India's national aquatic animal। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये। RK सिन्हा, द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Was proposed, the NDRC 15 years ago expressed disappointment over lack of progress। ऑफिशियल एश्योरेंस क्या क्या है, तो बिहार फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन assured that the NDRC would begin operation within the financial year 2024-25। ये जो यहाँ पे कौन सा घाट है, यहाँ पे काली जी का मंदिर है, पटना यूनिवर्सिटी के बाद से काली घाट, NIT पटना, काली घाट वही है। हाँ, वही। तो वहाँ पे ना डॉल्फिन का बना हुआ है एक ऑफिस है, लेकिन आज तक हम उसको देखने नहीं कि चलता हो, कोई उसमें जाता हुआ, तो बस बिल्डिंग बना दिया, वो काली घाट वो जो है ना PG हाउस है, दरभंगा हाउस, वही है। वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी हो गया तो वहीं पे तो उधर रूम पे The center aim to conserve dolphin, study their behavior and habitat and train fishermen to safeguard dolphin during fishing। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेटिक लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है, 400 स्क्वायर मीटर फैसिलिटी सिचुएटेड ऑन पटना यूनिवर्सिटी कैंपस, यही बोल रहे हो ना, नियर द गंगा, अलाउिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉल्फिन। कहाँ पे बना है, हम नहीं ध्यान दिए। यहाँ पे विसर्जन होता है ना सरस्वती जी का, काली जी का, तो सब सारे घाट पे होता है। सब नहीं होता है। वहाँ पे बगल में छोटा सा काली जी का मंदिर है ना, हाँ, अब तो दीवार छोटा सा मंदिर, काली जी का भव्य मंदिर देखने में छोटा लगता है, बहुत विशाल मंदिर है। नहीं तो आप दूसरा वाला काली याद करिएगा। ये घाट से जहाँ पे जलता है चिता, उसके बाद एक घाट आता है, चिता जलने से पहले, सब पहले ही, उसी के बाद ऐसे समझे जहाँ पे रानी घाट, नानी घाट, रानी नानी घाट, क्योंकि ये यहाँ पे NIT कैंपस का पीछे जैसे आता है, दूसरा रास्ता घूम के आगे से आता है, आप डायरेक्ट NIT हो सकते हैं, इधर जाओ तो आगे से समझ गए, रानी घाट। हाँ, वही रानी घाट के पास ही छोटा सा मंदिर है काली जी का, हाँ, वहाँ पे ही बाजू में ही वो रोड के बगल सटा हुआ है। कंजर्वेशन चैलेंजेस क्या क्या है। हिंदी पानी दे दिया। बिहार होस्टिंग हाफ ऑफ इंडिया 3000 गैंगेटिक डॉल्फिन फेस threats to habitat due to activities like construction and population
3000 गैंगेटिक डॉल्फिन की लाइफ क्या है, थ्रेटेंड है। किस वजह से? कंस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूशन। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली हाईलाइटेड द डेंजर पोज्ड बाय ब्रीज डेब्रीज इन भागलपुर टू द डॉल्फिन पॉपुलेशन। भागलपुर में जो है उसके इनएक्टिव होने का रीजन यही सारे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन क्या क्या है? दिस इंडेंजर्ड डॉल्फिन ब्लाइंड एंड ये क्या था, रेलिएंट ऑन इकोलोकेशन आर क्रूसियल टू द रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम के लिए क्रूसियल फेनोमेना है या क्रूसियल नेचर है। इकोलोकेशन इज ए टेक्निक यूज्ड बाय बैट्स, डॉल्फिन एंड अदर एनिमल्स। इकोलोकेशन कौन कौन यूज करता है ये पूछ सकता है। तो बैट्स हो गए यानी कि चमगादड़, डॉल्फिन्स एंड अदर एनिमल टू डिटरमाइन द लोकेशन टू ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी कि आंख नहीं है इनके पास, ये रेज के थ्रू ही वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सेंस कर रहे हैं। ये कहाँ से आ गया? They thrive in deep water and minimal current and are protected under the Wildlife Protection Act 19। अगर पूछे कि ये किस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से प्रोटेक्टेड है, एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर गाइडलाइंस। द गंगा रिवर डॉल्फिन डिस्कवर्ड इन 1801 हिस्टोरिकली इनहेबिटेड द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफूली संगू रिवर सिस्टम इन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। कब? 1801। Recent studies in Ganga River basin show their presence in the mainstream and tributaries like Ganga, Kosi, Gandak, Chambal, Roopnarayan and Yamuna। ये लिस्ट कंसर्न है। राजगीर टू होस्ट मेंस हॉकी एशिया कप, ये ज़्यादा कंसर्न का चीज़ है। According to the official, the Rajgir Sports Complex will be hosting the men's hockey Asia Cup in 2025, scheduled from 27th of August and 7th September। The event will also be qualifying event for the World Cup 2026। Important है। Important points क्या क्या है यहाँ पे? Preparation for hosting a men's event। ये आप नहीं देखा आपने। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी होस्टिंग द मेंस हॉकी एशिया कप इन 2025, scheduled from 27 अगस्त to 7 सितंबर। द इवेंट विल ऑल्सो बी क्वालिफाइंग इवेंट फॉर द वर्ल्ड कप 2026। यहीं से क्वालिफाइंग एक्शन ही है वर्ल्ड हॉकी के लिए। हाँ, यहीं से एक लीग मैच होता है ना, वही है ये। यहाँ से आप वर्ल्ड कप हॉकी के लिए फ्लाइट करेंगे। प्रिपरेशन फॉर होस्टिंग मेंस इवेंट फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ ह्यूमन सिक्स नेशन। Event Bihar is gearing up to host the prestigious Asia Cup men's tournament, the Asia Cup, a qualifying event for the 2026। क्वालिफाइंग इवेंट है, यहाँ से जो क्वालिफाई करेगा वो वहाँ परफॉर्म करेगा। कहाँ पे होने वाला है? 2026 वर्ल्ड कप इन बेल्जियम, एंड द नीदरलैंड इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ लार्जर क्राउड्स एंड इंक्रीज इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछ सकता है। कहाँ से है? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में ज्वाइंटली ये फंक्शन होने वाला है। मेंस हॉकी एशिया कप के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ एन इवेंट हेल्ड एनुअली बाय द एशिया हॉकी फेडरेशन सिंस 2011 विद इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो पाकिस्तान तो निकल ही गया पार्टिसिपेटिंग इन द इनॉग्रल टूर्नामेंट। शायद पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे। पाकिस्तान तो देश याद कर लेंगे। 2011 से ये इनिशिएटिव है। इंडिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया एंड चाइना है। याद कर लेंगे इसको। उसके बाद कह रहा है कि द एशिया हॉकी फेडरेशन इज गवर्निंग बॉडी फॉर हॉकी इन एशिया। गवर्निंग बॉडी है। इट हैज 33 मेंबर एसोसिएशन एंड द एफिलिएटेड टू द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। द एशिया कप इज एन 8 टीम टूर्नामेंट with the winner securing qualification for the 2026 वर्ल्ड कप। एकदम पूछ रहा है कि कहाँ हो रहा है और वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है।
बेल्जियम और क्या अभी बोले ना, ज्वाइंटली बेल्जियम और नीदरलैंड में हो रहा है, अभी भूल जा रहे हैं हम। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, कौन थे? अब यही पूरी कहानी क्या। Recently, the Prime Minister launched a commemorative stamp and coin to mark the 150th birth anniversary of tribal icon and freedom fighter Birsa Munda in Bihar, Jammu district. कहाँ से थे? जम्मू डिस्ट्रिक्ट। माने बिहार जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव लिया गया, ये लॉन्च किया है। क्या ये कमांड ले लिया होगा एरो या बुलेट का, ऐसे होगा ना, ये उसी का अल्टर कमांड ले लिया है। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेशन, द सेंटर डिक्लेयर्ड नवंबर 15, याद रखेंगे नवंबर 15 कौन सा दिन है? हाँ, बिरसा मुंडाज बर्थ एनिवर्सरी है, जनजातीय गौरव दिवस, यानी कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 2021। and 2024 event also initiates year long celebration for the 150 anniversary of Birsa Munda birth। important है क्योंकि ये पर्सन ही important है। various projects and initiatives क्या क्या हैं इसके, तो the prime minister inaugurated and the led the foundation for various tribal welfare project totaling over 6640 करोड़। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 6640 करोड़ रुपए का क्या कर दिया, वेलफेयर प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। The PM also inaugurated 2 tribal freedom fighter museum and tribal research institutes. Foundation stone were led 1.16 lakh crore under the धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। एक हो गया, याद रखेंगे भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। 25,000 होम अंडर द, देखो क्या कर रहा है शुरू से, देखो फाउंडेशन स्टोर वर लेड फॉर 1.16 लाख होम, इतने घर के लिए अंडर द स्कीम क्या था, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। एंड सेकेंड 25,000 होम अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि PM जनमान। प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव है, एग्जाम्स में पूछे जाने के 100% संभावना है। करंट अफेयर्स में कुछ नहीं समझ में आओ तो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दो, करंट अफेयर पकड़ लोगे सारा। जितने MOU पे सिग्नेचर हो रहे हैं सब मोदी जी के हाथ से हो रहे हैं, तो पढ़ते चलो। अब बहुत कचरा भी हो रहा है। स्कीम फॉर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि PBTG, अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स 50 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स वर लॉन्च टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन ट्राइबल रीजन। ट्राइबल रीजन में हेल्थ केयर फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए 50 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी ओपन किए गए हैं। 50 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, यानी कि ऐसी मेडिकल फैसिलिटी जो मोबाइल, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं है, घूम घूम के भी आपको फैसिलिटेट कर सकती है। वैन वगैरह पे एस्टेब्लिश है और घूम घूम के जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से आपको फैसिलिटेट कर रही है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी। समझ गए? मोबाइल का मतलब वही होता है। पुलिस मोबाइल लिखा रहता है वाहन पे, उसका मतलब ये मोबाइल नहीं होता है। हाँ, घुमंतु मूवेबल। एकलव्य मॉडल प्रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इंक्लूडिंग हॉस्टल अक्रॉस द कंट्री वेयर इनॉग्रेटेड। इसको एक बार ध्यान से आप पढ़ भी लेंगे। ये जो धरती आबा और बिरसा मुंडा से रिलेटेड कंसर्न है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। द गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस्ड ट्राइबल एजुकेशन थ्रू EMRSS स्कॉलरशिप एंड अदर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एग्जीबिशन ऑनरिंग ट्राइबल लेगेसी। क्या क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इंगेज्ड विथ बेनिफिशियरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑनरिंग द लेगेसी ऑफ बिरसा मुंडा एंड अदर ट्राइबल। उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये है, बिरसा मुंडा के रिस्पेक्ट में ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। द एग्जीबिशन इंक्लूड्स artwork from EMRS student and literature on the life and struggle of Birsa Munda as well as display highlighting tribal history and achievement। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इस बारे में जो स्कीम है, इस बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओरिजिनली नेम द प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM जुगा
is an umbrella scheme to implement existing scheme across 63,000 scheduled tribe majority village। अगर इसके बारे में पूछे कि अम्ब्रेला स्कीम कौन सा है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है जो PM जुगा है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को ऑपरेट किया जा रहा है। धरती आबा रेफर्स टू बिरसा मुंडा 19th सेंचुरी ट्राइबल लीडर्स एंड एंटी कॉलोनियल आइकन फ्रॉम झारखंड। कहाँ से थे? झारखंड से थे। हाँ, भगवान के तौर पे। द इनिशिएटिव एम टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड लाइवलीहुड थ्रू 25 इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस 17 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा किस अम्ब्रेला स्कीम के थ्रू इसको चलाया जा रहा है, ये आपको पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमान क्या क्या है? तो PM जनमान वाज लॉन्च ऑन 15 नवंबर 2023 टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि यहाँ पे अब्रॉड इंडिकेटर्स की बात की जा रही है। अब्रॉड बड़े लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ऐसे इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है। कह रहा है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PBTGS, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द PBT कम्युनिटीज। It encompasses various sectors including safe housing under the PM आवास स्कीम, ये तो पहले हो चुका। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, improved health care and education nutrition, road and telecommunication connectivity as well as opportunity for sustainable। देखो जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो ऑप्शन में तुम्हारे यहाँ ही जाएंगे, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ब्रॉड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। द प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन धन विकास केंद्र फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड इनिशिएटिव की बात की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। वन धन विकास केंद्र, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम फॉर 1 लाख हाउस होल्ड एंड सोलर स्ट्रीट लाइट्स। The scheme is expected to enhance the quality of life and well-being of PBTG। जितने भी vulnerable tribes जो है ना, उनके बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये किया जा रहा है बाय एड्रेसिंग द मल्टीपल एंड इंटरसेक्टिंग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यू देयर यूनिक एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। PM inaugurate various projects in बिहार। इसमें क्या क्या है? Recently the Prime Minister laid the foundation for the All India Institute of Medical Sciences, hospital and other projects worth rupees 12,100 crore in Darbhanga, Bihar। most important कितने का है? 12,100 करोड़ का है दरभंगा। हाँ, 25 एडिशनल प्रोजेक्ट इन रेल, रोड, हेल्थ एंड एनर्जी सेक्टर्स वर आल्सो इनॉग्रेटेड अक्रॉस द रीजन। हाँ, वो लिस्टेड है, अब पता नहीं उसमें ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अबाउट द प्रोजेक्ट्स? एम्स दरभंगा प्रोजेक्ट, द एम्स प्रोजेक्ट इज दरभंगा कॉस्टिंग रुपीज 1264 करोड़ एंड कवरिंग 187 एकर्स इन द सोभन एरिया इज एक्सपेक्टेड टू द कम्प्लीटेड विद इन 3 years। सोभन एरिया वहाँ पे है, वहीं पे इसको 187 एकड़ में इसको एस्टेब्लिश, हाँ बन जाएगा उधर के लिए। उस रीजन नहीं, तुम लोग को मिल जाएगा, तुम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ जानते हो क्या है, फिर गुवाहाटी जाना पड़ जाता है लोगों को। वही नहीं, थोड़ा सा बंगाल का रीजन भी टच कर सकता है अगर बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे कोई। पूर्णिया में 1-2 हॉस्पिटल है। देखो, दिस विल बी द सेकेंड एम्स इन बिहार aimed at expanding healthcare and infrastructure in the state. The project will feature a super specialty hospital and Ayush block and medical college and nursing college along with night shelter and residential facilities for staff. It will provide advanced क्या अलग कर दिया
एडवांस टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज, सर्विस रिलेटेड, सर्विस सेक्टर रिलेटेड टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर पीपल इन बिहार एंड नियर बाई रीजन। जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र, अभी देख रहे हो ना जन औषधि केंद्र का कितना फ़ायदा है, लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। अब लोगों में एक वहम था कि वो फ़ायदा नहीं करता है, जब उसको अवेयरनेस फैलाया गवर्नमेंट ने कि भाई साहब सॉल्ट तो सेम ही यूज हो रहा है ना, चाहे वो गैलेक्सो यूज करे या फिर हम यूज करें। जो भी दवाई है आप उसके अंदर जाता है उसी का सेम कंपोनेंट आपको दे देता है। हाँ, सॉल्ट मैच कीजिए, दवा लीजिए। ये सही है, कंपोजिशन सही ना दवा लीजिए, ये इनिशिएटिव हमको अच्छा लगा। हमको भी अच्छा। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लोगों को बहुत सस्ते में मिल जा रही हैं। और दूसरी बात कि अच्छा डॉक्टर्स की भी मार्जिन यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर से पूछ लेते अगर कोई पेशेंट के साथ औषधि केंद्र से दवा ले सकते हैं तो आप अपने रिस्क पे लीजिए। हम होते तो हम बोल देते लिख के दे दीजिए कि काम नहीं कर रहा है ये दवा, तो अगले दिन पीएमओ में हम स्टिच करके भेज दे रहे हैं कंप्लेंट, आप तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक बार बोल दे अपने रिस्क पे से बोल देता है कि हाँ, ताकि पेशेंट डर जाए। हाँ पेशेंट, हाँ मार्जिन है ना, बड़े बड़े कंपनीज के मार्जिन होते हैं ना। The PM will dedicate 18 जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन नेशन वाइड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आप रखेंगे याद। 18 जन औषधि केंद्र हैं रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन नेशन वाइड इंक्रीज, उसके बारे में बात कर रहा है। These centers aim to promote the use of generic medicine, helping the lower healthcare cost for passengers के लोअर कॉस्ट के लिए। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन particularly for the poor and disadvantaged and was revamped as the प्रधानमंत्री जन औषधि योजना in September 2015। ठीक है, ये रिवोल्यूशन चेंज है, ये जो जन औषधि कॉन्सेप्ट है ना। हाँ सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास ही नहीं, दरभंगा के केस में बात हो रही थी, दरभंगा एम्स की बातें हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको पीपीटी को आप देख के अच्छे से एक बार पढ़ भी लेंगे। क्या आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या कह रहा है कि इनकम्पासेस आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सवारिकपा एंड होम्योपैथी विथ आयुर्वेदा हैविंग ए डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ 5000+ ईयर। इतने सारे मेडिकल फैसिलिटी को कंबाइन करके आयुष हेल्थ जो है उसको लाया गया है, आयुष सिस्टम को। आयुर्वेदा के लिए क्या, इसको आप पढ़ लेंगे ना, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने सारे ये है हेल्थ फैसिलिटी है सेक्टर्स के, उनको बताया है कि क्या क्या है। जैसे कि आयुर्वेद में है ना, संहिता पीरियड 1000 BC इमर्ज एज मैच्योर मेडिसिन सिस्टम, चारक संहिता ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, सुश्रुत संहिता, एक इसमें ये थे सर्जन थे ना एक, और एक ये जेनरिक मेडिसिन वाले थे, फिजिशियन थे, एक सर्जन थे एक फिजिशियन थे, वो देख लेंगे इसको। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। द PM विल इनाग्रेट and lay the foundation stone of several highway project worth ₹5070 crore. This includes the new 4-lane गलगलिया अररिया सेक्शन ऑफ NH 320। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रूट फ्रॉम अररिया टू वेस्ट बंगाल, ध्यान देंगे इस पे, लिख भी दे रहे हैं। ये जो बना है NH पूछ देगा कौन सा रिलेटेड NH है, 327E। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या क्या कह रहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹1740 करोड़ विल बी इनॉग्रेटेड इंक्लूडिंग गेज कन्वर्जन एंड बाईपास लाइन टू ईज ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन से बचने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक कंजेशन था वहाँ पर ब्रिज बना दिया गया। वैसे ही ये गेज फैसिलिटी, गेज कन्वर्जन और बाईपास लाइन की सुविधाएं बना दी गई हैं, जिससे कि जाम वगैरह ना लगे। कोई कोई होता है ना रेलवे छोटे मोटे शहरों में, स्थानीय जिलों में, पटना में भी तो है ही, पटना जिलों में तो अब शायद कहीं नहीं है, तो सब जगह अंडरपास और फ्लाईओवर से है। लेकिन अपने ज़िला में, आप अपने ज़िला में सहरसा में रेलवे ढाला जिसको बोलते हैं, मेन टाउन में होता है, कचहरी वगैरह के पास, जहाँ जाम लग गया तो फिर ट्रेन आई तो 1 घंटा पको,
कह रहा है कि न्यू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी कि मेमू ट्रेन जो चलती है ना, मेमू ट्रेन सुने हो ना, टाउन सिटी टू सिटी, हाँ उसको क्या कहते हैं, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस इन द झंझारपुर लौकहा बाजार सेक्शन विल इम्प्रूव एक्सेस टू जॉब एंड एजुकेशन फॉर नियर बाई कम्युनिटीज़। कहाँ कहाँ चलाया गया है? झंझारपुर टू लौकहा। हाँ झंझारपुर देख लेना, देखो तो कहाँ है, झंझारपुर देखो तो कहाँ है, झंझारपुर। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। मेमू इज इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन दैट सर्व शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस रूट। शॉर्ट्स और मीडियम रेंज जो डिस्टेंस होते हैं ना, उसको कवर करता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर इनिशिएटिव, द पीएम विल इनिशिएट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 4020 करोड़ इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर। दिस इंक्लूड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पूछ देगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिहार के कितने जिलों में है, तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, उधर का ही जिला है। बाय द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मार्क कर लेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कितने जिले जुड़े हुए हैं, कितने जिले जुड़े हुए हैं, तो 3 और 2 5, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी एंड शिवहर। PM also laid the foundation stone of a new bitumen manufacturing unit of Barauni refinery to reduce dependency on imports। ये भी important है। न्यू बिटुमेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोदी जी ने इंट्रोड्यूस ये किया है, फाउंडेशन स्टोन उसका रखा है, बरौनी में है ये, ताकि डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे कम हो सके। आयुष के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि आयुष इज द एक्रोनिम ऑफ द मेडिकल सिस्टम दैट आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सच एज आयुर्वेदा। ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योगा नेचुरोपैथी एंड स्टैंड फॉर यूनानी सिद्धा। These systems are based on definite medical philosophies and represent a way of healthy living with established concept on prevention of disease and promotion of health। इसको आपको बस एक बार रीड करना है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। The Ministry of Ayush is responsible for developing education, research and propagation of Ayush India। ये important है। आयुष के नाम से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Development Authority BIADA has signed state support agreement and shareholder agreement for the establishment of an integrated manufacturing cluster IMC in गया। कहाँ पे पूछ देगा तो गया में। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? गया में। इम्पॉर्टेंट न्यूज इससे रिलेटेड क्या क्या है? विजन ऑफ है, हाँ गया जी। विजन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या क्या था? ये जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर थे, इसके विजन क्या थे? इट एम्स टू एस्टेब्लिश एन IMC इन गया पार्ट ऑफ द भाई इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये स्कीम किसके अंडर ये कर रहा था? तो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSA एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट SHA, इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स के थ्रू। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेट करेगा बिहार से। देखो, द प्रोजेक्ट अलाइन विद द विकास भी, विरासत भी, विजन भी, ब्लेंडिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गया। गया से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और रेनाउड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज टूरिज्म साइट, गया जो है हाँ हेरिटेज साइट है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे होगा, क्या होगा? तो IMC गया लोकेटेड नियर गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹1339 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 1,09,185 जॉब्स बूस्टिंग लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ही, हाँ उसका कारण है वहाँ से डायरेक्ट बिना टर्मिनेशन के ही जो बुद्ध जो वियतनाम वगैरह से रिलेट करते थे ना, वो चाइना में सब जगहों पे गए थे ना। पहले से जो पूछा था बिहार पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था, हाँ कि पटना
पटना आई थिंक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था। हाँ पटना तो इस बात बनाने के लिए यहाँ पे बनाया इतना मस्त चमक रहा है। देख लिए, हाँ देख लिए। देखिए कहाँ से वही फोटो में कभी जाएंगे और घूमते घूमते एयरपोर्ट पे अंदर जाने ही तो नहीं देता है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम देखे थे हम। अभी के स्टेटस में यही पटना एयरपोर्ट ही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फर्स्ट कौन सा है उसके लिए आपको पढ़ना होगा। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटीज भी कम होगी ना। 1 लाख जॉब यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट होंगे। टारगेटेड इंडस्ट्रीज इंक्लूड बिल्डिंग मटेरियल्स, एग्री फूड प्रोसेसिंग, लेदर गुड्स, गारमेंट्स, फर्नीचर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। स्ट्रेटजिक क्या है उसका हमको यही कंसर्न लगता था, हम भी इस पर एक बार विचार किए थे कि वहाँ बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो तो चूँकि फॉरेन से जो आते होंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट से आते होंगे, तो इसीलिए इंटरनेशनल फ्लाइट, जबकि बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, पटना से बड़ा नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल सहरसा में भी एयरपोर्ट है लेकिन वो चलता है लेकिन अब जो प्रोजेक्ट आया है 2.0 हाँ हाँ उड़ान 2.0 उसके थ्रू 7 या सहरसा को ये करना है ना, सहरसा है मुंगेर है मुजफ्फरपुर है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट पहले से था ना। हाँ ये सब पहले से। और दूसरा जो है वो ग्रीन एयरपोर्ट है जो इसको भी नया 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 जैसे कि ये घर से और सब साइड स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी एंड एक्सेस के लिए आईएमसी गया ऑफर स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी विथ नेशनल हाईवे गया जंक्शन एंड द अपकमिंग न्यू पहाड़पुर रेलवे स्टेशन। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ आते हैं, दीज ग्रीनफील्ड रोड्स प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो प्रपोज टू इम्प्रूव एसेसिबिलिटी लेवरेजिंग कनेक्शन लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटर एंड मल्टी ट्रैक रेलवेज। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इसको पूरे देश का काम है। स्ट्रेंथन बिहार रोल एज द इंडस्ट्रियल हब इन ईस्टर्न इंडिया एडवांसिंग द। क्लास में 1 बज गया, हाँ 10 मिनट का गैप लेंगे आप। हाँ आपका क्लास 1 बजे से है ना, हाँ चलिए ठीक है, तो इसको रोक देते हैं यहीं पे, इसको रहने देते हैं। आप रिलैक्स लगा ऐसे डिस्कशन कर लोगे ना तो करेंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा 3-4 क्लास। अब एक बार घर पे जाएंगे इसको PDF जैसे यहाँ पे डिबेट हो गया, तुमने कुछ पूछा, कुछ हमने बताया,